डियर एस्पिरेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की बीटिंग शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया हैं और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। डियर एस्पिरेंट, हम चैप्टर 3 कर रहे थे और यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपको बता दूं, ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप स्टेट एग्ज़ाम दे रहे हो उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और वो सारे के सारे एग्ज़ाम जिसमें कि जीके पूछा जाता है या फिर वन लाइनर क्वेश्चन आपसे आते हैं, तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए बन गया कि फंडामेंटल राइट्स हैं या फिर आप कह सकते हो सिटीजनशिप है, वो सब किस पार्ट में मेंशन है। इमरजेंसी प्रोविजंस वो किस पार्ट में मेंशन है, तो ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों किसमें आपके लिए क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ओरिजिनली जब 26 नवंबर को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको एक्सेप्ट किया। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हमारे संविधान को 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक्सेप्ट कर लिया था, सभी मेंबर्स ने साइन कर दिए थे। लेकिन इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, मतलब कि पूरे देश के लिए। जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, या फिर आप ये कह सकते हो जब ओरिजिनली इसको इन्फोर्स किया गया था, तो इसमें टोटल 22 पार्ट थे। ध्यान रखना, 22 पार्ट्स थे ओरिजिनली। ठीक है, ओरिजिनली देयर वर 22 पार्ट्स। ध्यान रखना है ये आपको, कि जब संविधान को लागू किया गया उस वक्त हमारे संविधान में 22 पार्ट थे, 22 हिस्से थे। ठीक है, अब देखो पार्ट्स में डिवाइड इसलिए किया गया है ताकि आपको पढ़ने में समझने में आसानी हो। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले पार्ट में क्या था वो देखेंगे। दोस्तों, आपको मैं एक चीज बता दूं, पहले ओरिजिनली 22 पार्ट थे लेकिन अब कितने हैं, 25 पार्ट है। ठीक है, आगे मैं आपको बताता जाऊंगा कौन सा तीन जो पार्ट हैं जो बाद में ऐड किए गए थे। दोस्तों चलिए देखते हैं सबसे पहला पार्ट क्या कहता है। पार्ट वन में अगर देखोगे तो हमारे संविधान में बताया गया है उसके यूनियन के बारे में और उसकी टेरिटरी के बारे में। ठीक है, इसमें बेसिकली आर्टिकल 1 से 4 तक कवर किया गया है। यानी इस पार्ट में सिर्फ और सिर्फ 4 आर्टिकल है। ठीक है, इसमें स्टेट्स की बात की गई है और हमारे देश की कहाँ तक टेरिटरी है। ठीक है ना, यानी कि हमारे देश की जो भूतल है, फिर भूमि जमीन हमारे पास जितनी वो कितनी। तो पहला ये होगा कि यूनियन के बारे में बात किया गया है और उसकी टेरिटरी के बारे में। ठीक है, यानी कि बेसिकली स्टेट के बारे में बात किया गया। जैसे देखोगे तो लिखा रहता है ना, इंडिया दैट शैल बी भारत यूनियन ऑफ स्टेट, ऐसा करके। तो वहां पे आर्टिकल 1 से 4 के बारे में यूनियन और उसकी टेरिटरी के बारे में बात किया गया। ठीक है, तो ये पहला हो गया। पार्ट टू में क्या बात की गई है, पार्ट टू में सिटीजनशिप की बात है, हमारी नागरिकता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि आपको सिटीजनशिप कैसे ग्रांट की जाएगी, मतलब आप कैसे भारत के नागरिक बन सकते हो, और कैसे स्नैच की जा सकती, कैसे आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है, या फिर कैसे आप नागरिकता को गिव अप कर सकते हो। ठीक है, आप खुद छोड़ सकते हो। तो ये हमारे पार्ट टू में है। पार्ट थ्री में क्या है दोस्तों, पार्ट थ्री जो है उसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की गई, आपके मौलिक अधिकार। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए हैं आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। ठीक है ना, देखो आपको लग रहा हो कि यहाँ पे सर बता रहे हैं आर्टिकल 12 से 35, आगे जब पढ़ोगे ना तो पूरा चैप्टर मिलेगा डिटेल में। तो 12 आर्टिकल में क्या है, 13 में क्या है, ऐसे करते हुए हम लोग 35 तक पढ़ेंगे और पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो पार्ट थ्री में अभी ध्यान रखो कि फंडामेंटल राइट्स हैं और आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक इसमें बात की गई। नाउ लेट्स सी पार्ट फोर। पार्ट फोर में दोस्तों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, राज्य के निर्देशक तत्व हैं। यानी कि संविधान ने राज्य को ये बताया है कि आपको आगे चल के क्या क्या काम करने हैं, जनता के लिए आपको क्या क्या वेलफेयर करना है। ठीक है, ये 36 से 51 तक है। ध्यान रखना, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक है।
इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए अब देखते हैं पार्ट 4A। पार्ट 4A दोस्तों बाद में ऐड किया गया, ठीक है। अब पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है, आपके मौलिक जो कर्तव्य हैं, ठीक है। जैसे आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, तो उसी तरीके से आपकी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। मतलब हम आपको एक तरफ राइट दे रहे हैं और दूसरी तरफ आपको हम कुछ कर्तव्य भी बता रहे हैं कि हाँ आपके भी ये कर्तव्य है, सिटीजन हो नागरिक हो तो आपके कुछ कर्तव्य भी हैं देश को लेकर के। तो फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में है। सारी की सारी फंडामेंटल ड्यूटीज एक आर्टिकल में रखी गई हैं, 51A, ठीक है। आर्टिकल 51A में सारी की सारी जो टोटल हमारी अभी वर्तमान समय में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, ध्यान रखना। फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं वो कितनी हैं? 11 हैं। यहाँ पे एफडी लिखा हूं तो फिक्स डिपॉजिट मत समझ लेना, फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए शॉर्ट फॉर्म में रख दिया है, ठीक है, कि एफडी समझ लो। तो टोटल अभी कितनी है फंडामेंटल ड्यूटीज? 11 है, ठीक है। अब देखो इस पार्ट को या फिर इस आर्टिकल को बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, यानी कि भारतीय संविधान अधिनियम जो था, या फिर ये कह सकते हो संविधान संशोधन अधिनियम बोला जाता है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट CAA 1976 में लाया गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसी के माध्यम से इन फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। अब इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है दोस्तों, कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसे किसकी रिकमेंडेशन में ऐड किया गया था? एक कमेटी बनाई गई थी, स्वरण सिंह, स्वरण सिंह कमेटी, ठीक है, सरदार स्वरण सिंह कमेटी बनाई गई थी। उसके बाद इन्हें ऐड किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज को, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने कहाँ से लिया है। जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, इसको डी कर देता हूं, ठीक है। जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, इसको हमने यूएसए से लिया हुआ है। अब आपको ये बताना कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, मौलिक कर्तव्य, उसे हमने किस देश के संविधान से लिया है, ठीक है। वो इंडिया के काफी अच्छे मित्र हैं, आपको इतना हिंट दे देता हूँ, वो देश जो है काफी अच्छा मित्र है इंडिया का, ठीक है, आपको इतना बता दिए। तो ध्यान क्या रखना है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1976 का, उसके माध्यम से ऐड किए गए थे। 51A आर्टिकल में है, टोटल 11 हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रिकमेंडेशन किसने दी थी? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ध्यान रखना, डायरेक्ट पूछ सकता है कि फंडामेंटल राइट्स, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज किसके रिकमेंडेशन पे आए थे। अब देखो इसमें क्या है, जो पार्ट 5 है, ठीक है, तो उसमें यूनियन गवर्नमेंट की बात की गई है, केंद्र सरकार की बात है, ठीक है। ध्यान रखना, 52 से लेकर के 151 आर्टिकल तक, आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। अब इसमें बताया क्या गया है, देखो, यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन लेजिस्लेचर और यूनियन जुडिशियरी, हमारे 3 ऑर्गन है ना, एक है एग्जीक्यूटिव, एक है लेजिस्लेचर और एक है जुडिशियरी। लेजिस्लेचर काम क्या है? लॉ बनाना, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? उन्हें एग्जीक्यूट करना, मतलब उन लॉज को लागू करना। आईएएस आईपीएस जो होते हैं, सारे सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो उन लॉज को लागू करते हैं, ठीक है ना, कि वो ग्राउंड लेवल पर वर्क कर रहे हैं कि नहीं। और जुडिशरी का काम क्या है? हमें प्रोटेक्ट करना, हमारे जो राइट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना। आपको जस्टिस देने का काम किसका है? जुडिशरी का। तो ये सब केंद्र सरकार में आएंगे, मतलब यूनियन गवर्नमेंट में आते हैं। इसका वर्णन आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 151 तक किया गया है, ठीक है। अब पार्ट 6 में देखो क्या है। पार्ट 6 में स्टेट गवर्नमेंट की बात की गई। जैसे पहले क्या था, पिछले वाले पार्ट में क्या था, केंद्र सरकार की बात की गई। तो यहाँ पे राज्य सरकार की बात की गई है, आर्टिकल 152 से लेकर के 237 तक। उसमें भी सेम यही आता है, स्टेट के लेजिस्लेचर आएंगे, स्टेट के एग्जीक्यूटिव आएंगे और स्टेट की जुडिशरी आएगी। मतलब वहां भी लॉ बनाया जाएगा, उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा और जो जस्टिस होगा वो जजेस के द्वारा दिया जाएगा, जुडिशरी के द्वारा। तो पार्ट 6 है, आर्टिकल 151 152 से लेकर के 237 तक, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अब देखो पार्ट 7 में क्या है। पार्ट 7 को दोस्तों हटा दिया गया, ठीक है ना, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। पार्ट 7 को हटा दिया गया था।
द स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल डिलेटेड 238 जो आर्टिकल था उसको क्या किया गया है, हटा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन से डिलीट कर दिया गया। देखो जब 1956 में क्या हुआ था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की स्थापना की गई, तो चार हिस्सों में बांटे गए थे हमारे स्टेट्स को, ए था, बी था, सी था और डी था। तो जितने स्टेट्स बी में थे, बी कैटेगरीज में, उन सबको यहाँ से हटा दिया गया था। ठीक है ना, उस समय फर्स्ट शेड्यूल में रखे गए थे। अभी हमने फर्स्ट शेड्यूल में क्या पढ़ा है कि स्टेट्स की बात की जाती है। जो फर्स्ट शेड्यूल मैंने आपको पढ़ाया है, तो मैंने उसमें आपको बताया यूनियन, यूनियन और टेरिटरी रहती हैं। तो उसमें से क्या किया गया है कि आर्टिकल जो 238 था उसे डिलीट कर दिया गया। ठीक है, और पार्ट 7 जो है, यहाँ पे देखो पार्ट 7 को डिलीट कर दिया गया है पार्ट बी के साथ में। वॉज डेटेड बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। 1956 में क्या हुआ कि जब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना तो उसने सबको क्या किया, हटा दिया। जैसे जेबीपी कमेटी बनी थी, ठीक है ना, उसके बाद से ये सब आया कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाए, ये सारी चीजें चल रही थी। तो फिर बाद में जो था राज्यों का गठन किया गया, 14 राज्य बनाए गए थे। तो उस समय पे जो बी पार्ट में थे, जितने राज्यों को बी पार्ट में रखा गया था उन सबको डिलीट कर दिया गया। आर्टिकल जो है 238 था उसे डिलीट किया गया, ठीक है ना। पार्ट बी, जितने उसमें राज्य थे उसे हटाया गया था। और ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 था, जिसने पूरे के पूरे पार्ट 7 को ही डिलीट कर दिया। ठीक है ना, मतलब कि पार्ट 7 अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो पार्ट 8 की तरफ बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ 239 से शुरू हो रहा है, क्योंकि 238 को हटा दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखो 237 तक है, यानी कि 238 को हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। इसीलिए जो पार्ट 8 है, यूनियन टेरिटरीज हैं, यूटीज, ठीक है ना, यूनियन टेरिटरीज, उनकी बात की गई है आर्टिकल 239 से आर्टिकल 242 में। ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे आर्टिकल 239 से 242 है उसमें यूनियन टेरिटरीज की बात की गई है। अब कमेंट करके मुझे ये बताओ कि करंट में, वर्तमान समय में हमारे पास कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है ना, कमेंट करके बताना। तो पार्ट 8 में क्या कहा गया है, यूनियन और उसकी टेरिटरीज के बारे में बात की गई है। पार्ट 9 देखो, पार्ट 9 में पंचायती राज की बात की गई है, ठीक है ना। पार्ट 9 जो है उसमें पंचायती राज की बात की गई है। अब इसमें ध्यान रखना कि 243 से लेकर के 243 ओ तक है, इसको जीरो मत समझ लेना। ये 243 ओ है, ठीक है ना, मतलब आर्टिकल 243 है, फिर उसमें ए है, बी है, सी है, डी है, ऐसे करके ओ तक गया हुआ, इतने सारे इसमें आर्टिकल है। ठीक है, 40 जो है, सॉरी मतलब कि 243 जो है उसकी बात की गई। अब इसमें एक चीज ध्यान रखो, जब आप अच्छे से डीपीएसपी पढ़ोगे, मैं आपको बता देता हूं, जब आप डीपीएसपी पढ़ोगे उसमें एक आर्टिकल 40 पढ़ने को मिलेगा, आगे मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। उसमें पंचायती राज की बात की गई, ग्राम पंचायत की स्थापना करनी है। ठीक है, हालांकि बाद में की गई 1992 93 में ये सारे प्रावधान आए, पर ये गांधीयन फिलोसफी के तहत था। आगे बताऊंगा, डीपीएसपी जो है 3 पार्ट में डिवाइड थे। तो उसे क्या किया गया है कि आर्टिकल 14 में प्रावधान था कि आप ग्राम पंचायत की स्थापना करोगे, उन्हें पावर ओवर दी जाएगी, इसीलिए ये बाद में प्रावधान लाए गए थे। ठीक है, तो ध्यान रखो ग्राम पंचायत के जो आर्टिकल है वो 243 में है और 243 ओ तक है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, 73rd, काफी फेमस है, सबको पता रहता है नॉर्मली। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1992 और 93 कह सकते हो, कि 92 में पास किया गया, लागू होते होते 1993 हो गए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उस समय क्या हुआ कि पंचायती राज को ऐड किया गया, पार्ट 9 आया, ठीक है, और ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से लाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब म्यूनसिपालिटीज हैं, म्यूनसिपालिटीज में आर्टिकल 243 में ही वर्णन किया गया है। ठीक है, ये 243 पी से शुरू होती है। देखो पंचायती राज ओ पे शुरू हो रहा था, ओ पे खत्म हुआ था, इसीलिए म्यूनसिपालिटीज 243 पी से शुरू होती हैं और जेड जी तक जाती हैं, यानी जेड के बाद फिर ए आया, जेड के बाद बी, ऐसे करते 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 जेड जी तक हम लोग आ गए। ये म्यूनसिपालिटीज की बात की है। शहर में जो ये होता है ना, आप क्या बोलते हैं इसको, टाउन जिसको बोला जाता है ना, उधर पे बात की गई, उनको क्या पावर है, क्या मेंबरशिप होगी, कैसे चुनाव ना होगा, ये सारी चीजें। यहाँ पे 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 1992,
ये बेसिकली यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिला है। पर ध्यान रखना ये पार्ट 9A है, ठीक है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये पार्ट 9 हो गया। अब एक और पार्ट है पार्ट 9B, ठीक है। पार्ट 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात की गई है। ये भी आर्टिकल 243 में ही है, और ये ZH से शुरू होकर के ZT पे खत्म हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, जी पे खत्म हुआ, ZG पे खत्म हो रही म्यूनिसिपैलिटीज, और ZH से शुरू हो रही कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसे ऐड किया गया था 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से 2011 में। 2011 में ऐड किया गया 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ध्यान रखना ये आपको। तो पार्ट 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं, सहकारी समितियां जो होती हैं, उनकी बात की गई है, ठीक है। आई होप यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए पार्ट 10 देखते हैं, ठीक है। आज का ये आखिरी है, 10 पार्ट अभी बता रहा हूँ, आगे के जो 15 पार्ट बचे हुए हैं वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो यहाँ पे पार्ट 10 में देखो दोस्तों क्या है, एस्केड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज की बात की गई, ठीक है ना। जो एस्केड्यूल आप कह सकते हो, SC STs जो होते हैं, उनके एरियाज की बात की गई है। ये आर्टिकल 244 से 244A तक है, ठीक है ना, आपको इसमें ध्यान रखना है। और ये जो एस्केड्यूल एरियाज बेसिकली आते हैं, तो 6 एस्केड्यूल में है। आगे जब एस्केड्यूल पढ़ाऊंगा तो वो भी आपको बताऊंगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि असम जैसे हो गया, मेघालय है, और इसके अलावा जहाँ पे ट्राइब्स पाए, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, ठीक है ना। इसको ऐसे याद कर सकते हो, ATMM, ठीक है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। यहाँ पे जो एस्केड्यूल एरियाज हैं, उनके प्रावधान इसमें दिए गए हैं 244 से 244A तक में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक पार्ट 10 जो था मैंने कवर करा दिया है। अगली क्लास में आपको बताऊंगा कि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, क्योंकि ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस आपको ध्यान रखना है कि कभी आ जाए तो हमसे बनना चाहिए, इसीलिए मैंने इस पार्ट को करा दिया, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही, चैनल को सब्सक्राइब करो। और जितने भी लोग आपस में तैयारी कर रहे हैं, आपके दोस्त भाई, ठीक है, नहीं भी कर रहे तो भी भेजो, क्योंकि नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। आप तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, डजेंट मैटर, वी मस्ट हैव नॉलेज, ठीक है। और ये तो हमारे अधिकारों की बात है, राजनीति मतलब पॉलिटी, क्या सब्जेक्ट है, पढ़ के ही मजा आता है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, कमेंट भी करो कहीं पर अगर कुछ कमी है, या फिर आप चाहते हो मैं कौन से पार्ट लाऊं। हालांकि मैं तो लक्ष्मीकांत खत्म कराऊंगा, एक एक चैप्टर ऐसे ही आते रहेंगे क्रम वाइज, मतलब कि आप ये कह सकते हो क्रम से एक एक पार्ट आते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाकी के जो बचे हुए पार्ट्स हैं हम उनको फिनिश करेंगे, ठीक है।